हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस के री एग्ज़ाम से संबंधित यह अगला सेट लाए हैं, जिसमें हम लोग एक एक करके जीके जीएस और हिंदी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो अक्सर बिहार पुलिस के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देर किए हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अपना पहला प्रश्न जो स्क्रीन पर है। पहला नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, यानी बिहू लोक नृत्य जो है वह किस राज्य का लोक नृत्य है। यह असम का है, उड़ीसा का है, या पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा का है। तो बिहू जो है तो वह लोक नृत्य असम राज्य का है, यानी ऑप्शन नंबर ए पहला नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जी, दूसरा नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी आप चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा, ताकि साथ ही साथ अगर आप पहले हमसे क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आप इसे उत्तर भी कमेंट में करके जरूर बताएंगे। डांडिया लोक नृत्य जो है यह गुजरात राज्य का फेमस लोक नृत्य है, यानी इस प्रश्न का दूसरे नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कौन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि लोक नृत्य और राज्य के युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी हमको इसमें मिलान किया हुआ है तो कौन सा जो है युग्म इसमें सुमेलित नहीं है। बाउल पश्चिम बंगाल का है जो कि सुमेलित है, कजरी उत्तर प्रदेश का है जो कि सुमेलित है, तमाशा महाराष्ट्र का जो कि सुमेलित है, लेकिन झूमर हरियाणा यह सुमेलित नहीं है। अर्थात इस प्रश्न का भी जो सबसे सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि जो झूमर लोक नृत्य है वह हरियाणा राज्य का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। जी, ब्रह्म समाज के संस्थापक में सबसे सही नाम क्या आएगा। राजा राम मोहन राय हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, रामकृष्ण परमहंस है। तो इसमें जो है वो सबसे सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर ए जाना जाएगा कि ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं वो राजा राम मोहन राय हैं, और ये जो है इन्हें आधुनिक भारत का ये पिता कहा जाता है। और इस प्रकार जो है इनकी प्रयास से जो है सती प्रथा का अंत हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि तोताए हिंद का नाम से कौन जाने जाते हैं, यानी तोताए हिंद जो है यह किनका उपनाम है। तो तोताए हिंद जो है उपनाम है वह है अमीर खुसरो का, जो एक बड़े शायर हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। 5वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर सी जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है, इनका जो जन्म है वो कपिलवस्तु नेपाल में हुआ है, और गया जिले में, बिहार के गया जिले में निरंजना नदी के तट पर जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वह इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। पिंड दान करने लोग जो है इसी नदी के तट पर जाते हैं। तो निरंजना नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उसके बाद जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश, जिसको प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, यह इन्होंने सारनाथ में दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि नंद वंश के संस्थापक कौन है। तो अगर हम लोग बात करें मगध साम्राज्य की, तो मगध साम्राज्य की स्थापना जो पहले गिरिब्रिज उसकी राजधानी थी, उसमें सबसे पहले हर्यक वंश का शासन रहा। उसके बाद दूसरे नंबर पे शिशुनाग वंश का शासन रहा। फिर तीसरे वंश पे जो है नंबर पे जो है नंद वंश की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक जो है वह महापद्मनंद थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और नंद वंश के बाद जो है इसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मगध साम्राज्य के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जो कि मगध साम्राज्य में चौथा वंश था मौर्य साम्राज्य, जिसमें जो है महान शासक अशोक हुए हैं। तो याद रखेंगे हम लोग नंद वंश के संस्थापक कौन है, महापद्मनंद। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था। तो यूनानी जो राजदूत है, जो डायमेकस का राजदूत था, यूनानी शासक डायमेकस के राजदूत के रूप में जो है ये मेगास्थनीज आए थे। कहाँ, पाटलिपुत्र आए थे। उस वक्त यहाँ जो शासन चल रहा था वो चंद्रगुप्त मौर्य का चल रहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और मेगास्थनीज यहाँ रहे, और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसको जो है इंडिका के नाम से जाना जाता है, हम लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो नंद वंश के शासक को हरा करके जब चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, तो इन्होंने जो इनकी मदद किए थे एक ये के रूप में, गुरु के रूप में कहिए,
तो उनकी मदद उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था। इनका नाम चाणक्य है। इनका दो और अन्य नाम है जिसे हम लोग याद रखेंगे, विष्णुगुप्त नाम है और कौटिल्य नाम है इनका। तो इन्होंने जो है विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाने जाते हैं, जो कि एक पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना किए हैं। उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। तो कलिंग पर जो विजय प्राप्त करने का श्रेय जाता है वो मौर्य साम्राज्य के शासक सम्राट अशोक महान को जाता है, जिन्होंने जो है कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। और उसी के पश्चात, कलिंग के युद्ध के पश्चात जो है अशोक ने अपना ये जो युद्ध की नीति थी उसे त्याग दिए और धम्म की नीति का अनुसरण करने लगे और अपने बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। और इतना ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किए और जो है अपने बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र को जो है इन्होंने ये श्रीलंका भेजे थे बौद्ध धर्म को ये करने के लिए। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है कि मौर्य शासक अशोक ने जो है कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। अब क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि पौधों से संबंधित है, यानी यह विज्ञान के हिस्सा है। इसमें जो हम लोग कवर करेंगे वह विज्ञान का हिस्सा भी होगा, इतिहास का हिस्सा भी होगा, वह कुछ हिस्सा जो है हमें भारतीय राजनीति से भी संबंधित होगा। तो जो कि एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आने की दृष्टि से होंगे हम लोग सभी को कवर करेंगे, इसलिए आप अंत तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वह पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते, यानी जिसमें कभी फूल नहीं लगते, वह कौन से पौधे होते हैं, किस वर्ग के पौधे कहलाते हैं। तो वो पौधे जिसमें कभी फूल नहीं लगते हैं उसे क्रिप्टोगेमस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 है कि पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन को जो है वो क्या चीज़ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि जो पॉलन ग्रेन होता है, परागन जिसे बोलते हैं हिंदी में, वह एक अपूर्ण विकसित नर युग्मक भेदी होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस 12वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है। यानी कार्य कार्य कहते हैं किसे W बराबर जो है क्या होता है, तो फोर्स इंटू ये मास फोर्स एफएस होता है। तो कि कार्य है कि यानी हम कोई अगर बल लगा रहे हैं और बल लगने की वजह से जो है कुछ अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी बल लगने के कारण वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, तो वह कार्य कहलाएगा, जिसे जूल में मापा जाता है। तो इस 13वां नंबर प्रश्न के लिए भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है, जूल है ना। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, और जो है तो इस प्रकार याद रखेंगे हम लोग। और कार्य का ऐसा मात्रक जूल है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो तय की गई दूरी है, जिसे लाइट ईयर के नाम से जानते हैं, प्रकाश वर्ष के रूप में जाना जाता है, यह मात्रक किसका है। तो यह जो मात्रक है यह दूरी मापने का मात्रक है, जो कि दूरी मापने का बड़ा मात्रक है। दूरी मापने के लिए जो स्टैंडर्ड मात्रक है वो मीटर है। उसके बाद जो है हम लोग मीटर के बाद किलोमीटर, फिर उसके बाद जो है मील, और ये प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। और दूरी मापने का जो सबसे बड़ा मात्रक है वह प्रकाश वर्ष से भी बड़ा है, वो पार्सेक है। याद रखेंगे कि दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, पार्सेक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। जी, जो सुमेलित नहीं है हमें उसे टिक करना है कि डेसिबल ध्वनि के तीव्रता की इकाई मापी जाती है, जो कि करेक्ट है। अश्व शक्ति यानी घोड़े, अश्व मतलब होता है घोड़ा, जो कि संस्कृत से लिया गया वर्ड है। तो ये अश्व शक्ति यानी शक्ति की मात्रा का सही है, हाउस पावर के रूप में जो है मापा जाता है। समुद्री मील है नौसंचालन की दूरी मापने के लिए, यह भी करेक्ट है। अब है सेल्सियस, जो कि उष्मा की इकाई है, गलत है। सेल्सियस जो है वह ताप मापने की इकाई है। हालांकि सेल्सियस ताप मापने की अन्य इकाई है। ताप मापने के लिए जो एसआई मात्रक यूज होता है वो केल्विन यूज होता है, याद रखेंगे। लेकिन ताप को जो है सेल्सियस में भी मापा जाता है। ताप को अन्य मात्रक जो है, जैसे एसआई मात्रक की अगर बात किया जाए तो ये ताप मापने का एसआई मात्रक तो केल्विन है, और अन्य मात्रक में सेल्सियस भी है और फ़ारेनहाइट भी है। हम लोग का जो बुखार जो थर्मामीटर, डॉक्टरी थर्मामीटर से मापा जाता है वो फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। तो याद रखेंगे हम लोग कि ताप मापने की इकाई कौन सी है, केल्विन है, और अन्य मात्रक में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पास्कल किसकी इकाई है। तो पास्कल के जरिए जो मापा जाता है वो आर्द्रता है, दाब है, वर्षा की मापन है और तापमान है। तो सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर बी जाना जाएगा कि दाब जो है पास्कल में मापा जाता है। दाब कहते हैं किसे है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो क्रियाशील बल है उसे दाब कहा जाता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर वैसे इसका मात्रक कह सकते हैं, और पास्कल भी कहते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की या विद्युत की मात्रा
की इकाई कौन सी है, यानी विद्युत धारा को किस मात्रक से मापा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 17वां नंबर प्रश्न का कि विद्युत धारा मापने की जो इकाई है वह एम्पियर है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए ओम यूज होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम, यानी रेजिस्टेंस जिसको हिंदी इंग्लिश में कहेंगे। वोल्ट यानी जिसे विद्युत विभव को मापा जाएगा। और कूलम जिससे चार्ज को मापा जाएगा। याद रखिएगा, कूलम से चार्ज को मापा जाता है, वोल्टेज को वोल्ट में मापा जाता है। अच्छा, ये विद्युत धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में। अब विद्युत धारा मापने की जो ये होता है एम्पियर में, तो उसकी मात्रक है, और वो एमीटर से विद्युत धारा की माप की जाती है और वोल्ट मीटर से वोल्टेज की माप की जाती है। और अगर बात किया जाए कि गैल्वेनोमीटर जिसमें जो है प्रतिरोध की भी माप की जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे। विद्युत धारा एम्पियर में, प्रतिरोध का ओम, वोल्टेज के लिए वोल्ट और चार्ज के लिए कूलम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, यानी लेंस की शक्ति कैसे मापी जाती है। तो एसआई सिस्टम में जो है लेंस की शक्ति की जो इकाई है वाट है, डायोप्टर है, तो मीटर है। तो इसमें क्या है कि लेंस की जो क्षमता है वो डायोप्टर में मापी जाती है, जो कि डायोप्टर बराबर होता है 1/f, यानी कि फोकस दूरी का जो इन्वर्स है वो डायोप्टर कहलाएगा, कि उस 1/, फोकस दूरी जो है वो लेंस की क्षमता होती है, जिसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किसी भी लेंस की क्षमता को किस में मापते हैं, डायोप्टर में। इसीलिए डॉक्टर जो हमें जब हमारा आंख चेक करके चश्मा लिखते हैं तो फिर वो डी लिख करके और फिर वहाँ पर जो है अपना लिखते हैं कि डी +25 -25, तो उससे ये पता चलता है कि ये कितने फोकस दूरी का प्लस और माइनस उसके लेंस की ये को बताएगा कि वो कौन सा लेंस लगेगा, उत्तल लेंस या अवतल लेंस। तो वो नेत्र दृष्टि दोष के आधार पर होगा। अगले वीडियो में हम उसको भी कवर करेंगे। आप अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में, ताकि कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो वो आपसे छूटे नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व में किसने लड़ा था। तो प्लासी की जो लड़ाई लड़ी गई थी 1757 ईस्वी में, तो बंगाल के नवाब और अंग्रेजी सेना की जो ये थे जो मतलब कमांडर थे। 19वां नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सुगौली की संधि जो कि 1816 ईस्वी में किनके बीच हुई थी। सुगौली की संधि जो हुई है तो यह जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और किनके बीच हुई है। तो इसका सही उत्तर है 20वां नंबर प्रश्न का कि सुगौली की संधि, जो कि सुगौली आधुनिक ये ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण के जिले में आता है। तो ये जो संधि हुई थी 1816 में, यह ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठगी प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। जी, ठगी प्रथा का उन्मूलन जो है किया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस है, लॉर्ड विलियम बेंटिक है, लॉर्ड डलहौजी है, या फिर लॉर्ड रिपन है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ठगी प्रथा का अंत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने ठगी प्रथा और सती प्रथा, दो प्रमुख प्रथाओं को अंत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 है कि द्वैध शासन प्रणाली की नीति को किसने समाप्त किया था। 22वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा कि द्वैध शासन प्रणाली जो बंगाल में लागू था, कि जो दीवानी मामले होते थे उससे जो है अंग्रेज देखते थे, और जो मारपीट आपसी झगड़ा लड़ाई के मामले थे वो बंगाल के नवाब देखते थे। तो इस द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने का जो श्रेय जाता है 22वां नंबर प्रश्न का, वह है ऑप्शन नंबर सी के वारेन हेस्टिंग्स ने जो है इसको समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ है, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, या अगर इसे बात किया जाए तो यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम विद्रोह था। तो यह विद्रोह जो है कहाँ प्रारंभ हुआ था। तो यह विद्रोह जो है बैरकपुर छावनी के जो मंगल पांडे थे, हालांकि उन्होंने शुरू किया था, लेकिन पूरी तरह से अगर यह विद्रोह अगर देखा जाए तो वह मेरठ छावनी से शुरू हुआ था। तो 23वां नंबर प्रश्न के लिए जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में उत्तर जाना जाएगा कि मेरठ छावनी से जो है ये 1857 का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 की 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। तो यह तत्कालीन कारण तो हम सभी जानते हैं कि 1857 के विद्रोह का जो तत्कालीन कारण था, एक तो था कि भारतीय सैनिकों को जो है प्रति असंतोष था ही। लोग ये लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी, जिसके तहत जो है जिस
राज परिवार में ये नहीं होते थे, उनके पूरे समूह को वो हड़प लेने की बात थी। लेकिन जो प्रमुख कारण था वह था कि चर्बी वाला कारतूस, जो एक अफवाह फैली थी कि जो कारतूस था एनफील्ड राइफल जो था, तो उस एनफील्ड राइफल के कारतूस को खोलने के लिए जो है दांत से इस्तेमाल होता था, और ये अफवाह थी कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र पशु थी और जो सूअर है वो मुसलमानों के लिए प्रतिबंधित पशु था। तो इस प्रकार दोनों सिपाहियों में जो है इसको लेकर के रोष था, और जो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि 1857 की जो विद्रोह हुआ है, क्रांति हुई है, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? जी, 1857 की क्रांति के समय भारत के जो गवर्नर जनरल हुए हैं, लॉर्ड डलहौजी हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक है, या फिर लॉर्ड कैनिंग है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था जिस वक्त भारत में जो है ये 1857 का विद्रोह हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 है कि भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 क्यों प्रसिद्ध है? इसका कारण क्या है इसके प्रसिद्ध होने का? तो 1885 इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि 28 दिसंबर, याद रखिएगा कब, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। यह पहला ऐसा राजनीतिक दल था जो भारतीयों को एक संगठित करने का कार्य किया था, जिसकी स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ? मुंबई में। किस जगह? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? तो अभी पिछले प्रश्नों में हम लोगों ने इसे कवर किया है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 28 दिसंबर 1885 को पहली बैठक मुंबई में हुई। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जो जाने जाते हैं महात्मा गांधी हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, या फिर मदन मोहन मालवीय हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी के दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? यानी 28 दिसंबर 1885 को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उस वक्त भारत में किस गवर्नर जनरल का शासन चल रहा था? तो उस वक्त जो भारत में गवर्नर जनरल का शासन था वह था ऑप्शन नंबर सी के लॉर्ड डफरिन का शासनकाल था। याद रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में जो है ठगी प्रथा का अंत हुआ है। लॉर्ड रिपन का शासनकाल जो 1880 से 84 रहा है, जिस बीच जो है बहुत सारे कार्य ऐसे हुए हैं जो भारतीयों के लिए फायदेमंद थे, जैसे प्रथम कारखाना अधिनियम आया, प्रथम जनगणना हुआ, तो ये सब लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ है। और 1905 में लॉर्ड कर्जन का शासनकाल इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने बंगाल को विभाजन किया था, बंगाल को दो हिस्सों में यानी पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में जो है दो बंगाल का विभाजन करने का कार्य जो है लॉर्ड कर्जन महोदय किए थे, इसलिए इनको जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय सिविल सेवा इंडियन सिविल सर्विस में जो है चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे? तो भारतीय सिविल सेवा के लिए जो चुने गए प्रथम भारतीय थे वह थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, यानी एस एन टैगोर जी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे करेक्ट आंसर है 30वां नंबर प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? याद रखिएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो संस्थापक है, जो स्थापना करने का श्रेय जाता है, वह ए.ओ. ह्यूम। कौन है? ए.ओ. ह्यूम, यानी एलन एक्टोवियन ह्यूम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रथम अध्यक्ष के रूप में जो नाम आता है वह कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और महात्मा गांधी जो है एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं, वह कब? बेलगांव में। याद रखेंगे कब किए हैं? तो बेलगांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक महोदय है यानी एलन एक्टोवियन ह्यूम, उन्हें ही हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी के रूप में आंसर है, याद रखेंगे हम लोग। और जॉर्ज यूल जो है यह प्रथम अंग्रेज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष के रूप में जॉर्ज यूले का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 है कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? जी दोस्तों, अभी हम लोग पीछे इस प्रश्न पर चर्चा किए हैं कि जो 1905 की तिथि इसलिए याद रखी जाती है क्योंकि 1905 में बंगाल को दो हिस्सों में विभाजित किया गया था, एक पूर्वी बंगाल,
जिसमें जो है पूर्वी बंगाल और असम का हिस्सा था, बिहार, उड़ीसा और बंगाल का हिस्सा मिला के एक पश्चिमी बंगाल था, जो भी आधुनिक पश्चिम बंगाल है। तो पूर्वी बंगाल की राजधानी उस वक्त भी ढाका रखी गई थी और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता रखी गई थी, जो कि इसलिए रखा गया था क्योंकि उन्होंने बताया था कि प्रशासनिक दिक्कत है। हालांकि यह जो है एक तरह से सांप्रदायिक बंटवारा था। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल क्षेत्र को अलग बांटा गया था, इसे अलग बांटा गया था और इस प्रकार जो है 1905 से लेकर के 11 तक बंगाल का विभाजन रहा, जिस वक्त लॉर्ड कर्जन महोदय ने बांटा है, याद रखेंगे। और बंगाल के विभाजन के पश्चात जो आंदोलन चला है वह स्वदेशी आंदोलन चला है, ये भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे। जी, गदर पार्टी के जो प्रमुख नेता है वो लाला हरदयाल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था, यह कथन किसका है। तो ये जो 35वां नंबर प्रश्न है ये सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी के बाल गंगाधर तिलक जी का यह कथन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है आया था सबसे पहले वह है सन 1909 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। उसके बाद जो है रॉलेट एक्ट आया है 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट के बाद जो है 1919 ईस्वी में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उसके पश्चात जो आंदोलन छिड़ा वह आंदोलन किस नाम से जाना गया, असहयोग आंदोलन के नाम से, जो कि 1920 से लेकर 22 तक चला है और चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया। भारत शासन अधिनियम आया 1935 में, ये भी याद रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण ईस्वी है कि 1935 में भारत शासन अधिनियम आया, जिसके तहत अधिकांश जो हमारे संविधान का हिस्सा है उसमें से बातें ली गई है। और 1942 में चला था भारत छोड़ो आंदोलन। जी याद रखेंगे 1942 में क्या चला, भारत छोड़ो आंदोलन। और जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला था उसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने जो है करो या मरो का नारा दिए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो भारत में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है वह 1906 ईस्वी में हुई है। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई है, तो यह ढाका में हुई है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो है वकारुल मुल्क इसके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीय प्रचार के लिए शुरू किया गया था। तो ये जो अल हिलाल नामक समाचार पत्र है जिसके तहत जो है नौजवानों के अंदर राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए ये पत्रिका निकाली गई थी। यह हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र में बनने वाले अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा निकाला गया था। और अंग्रेज़ों ने जो है जब इनके पत्रिका अल हिलाल को बैन कर दिया तब इन्होंने जो है अलबलाग नाम से एक अलग पत्रिका निकाला, उसके तहत भी जो है देश के युवाओं को इसमें आज़ादी की लड़ाई के लिए यह प्रोत्साहित करते रहे। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है। तो अंग्रेजों ने जो है भारतीय अशांति के जनक के रूप में जो नाम दिया है संज्ञा वह बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक जी को दिया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि लाल बाल पाल ये त्रिकूट जो है यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये इन तीनों की त्रिकूट है। तो इनमें से कौन से व्यक्ति जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो इस 40वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि लाल बाल पाल में यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल में लाला लाजपत राय जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं। बाकी यह दोनों जो है कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। दोस्तों 40 प्रश्नों का यह सेट यहाँ मुकम्मल होता है, जो कि वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए